नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 25 मई 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में अगर इस वीडियो का लिंक देखिएगा, एक लिंक दिया हुआ है जहां पर इसका पीडीएफ आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जाकर वहां पे डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए फोकस करते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग फोरम शॉपिंग। फोरम शॉपिंग एक बहुत ही बड़ा इशू है जो कि हमारे इंडियन जुडिशरी में देखने को मिल रहा है। सो सवाल होता है ये फोरम शॉपिंग है क्या, क्यों न्यूज में था अचानक से? क्योंकि रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कंडेम किया है इस फोरम शॉपिंग को। तो सवाल होता है ये फोरम शॉपिंग क्या है? नाम का लगना कुछ शॉपिंग करने जा रहा है, क्या शॉपिंग है भाई? देखो हमारा जो लीगल जुडिशियल सिस्टम है ना, उसमें ऐसा प्रोविजन है दैट अगर आप चाहे तो आप खुद के जज को चूज कर सकते हैं, और ये लेकिन बहुत गलत बात है। दैट इज वॉज बीइंग फोकस्ड इन दिस वेरी इशू, राइट? तो यहां पे क्लियरली लिखा भी हुआ है दैट ये एक प्रैक्टिस है ऑफ लिटिगेंट या फिर लॉयर्स। जैसे मैं अगर लिटिगेंट हूं कोई भी केस में, राइट, या फिर मेरे लॉयर है, राइट, तो यस ये हम लोग डेलिबरेटली सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर जज को या फिर कोर्ट को where they believe the judgment would be more favorable to their cases। देखो as such अगर देखोगे कानून सबके लिए सेम है, राइट, बट दिस प्रोविजन इनेबल्स द लिटिगेंट और मेरा लॉयर दैट हम लोग को एक पर्टिकुलर जज या फिर पर्टिकुलर कोर्ट को चूज कर सकते हैं, क्योंकि शायद हम लोग को लग रहा है दैट वो वाले कोर्ट में अगर हमारा केस लड़ा जाए तो शायद हमें फेवर मिल जाए। समझ लो बात, राइट? तो वही बोला गया दैट ये प्रैक्टिस इन्वॉल्व करता है चूजिंग अ कोर्ट एंड दैट इज लाइकली टू प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल आउटकम rather than following the standard legal processes, right? तो सवाल होता है दैट ये इशू और भी क्या क्या है इससे। जब सीजीआई ने बोला दैट ये चीज नहीं फॉलो करना चाहिए तो कुछ इश्यूज तो होंगे ना। व्हाट आर दोज इश्यूज? देखो पहली बात तो बोला जा रहा है दैट ये कहीं ना कहीं सरकमवेंट करता है नॉर्मल कोर्स ऑफ द जस्टिस, और this thing that is forum shopping can lead to an imbalance in the workload of the court। सोचो ना कोई पर्टिकुलर कोर्ट में ऐसा हो ही सकता है ना दैट इसके कारण केसेस बढ़े जाए। नुकसान हुआ क्या? नहीं, पहली बात तो। दूसरा, इट हैज नो सैंक्शन इन लॉ एंड इट मस्ट बी डिस्करेज। कोई कानून में लिखा तो नहीं हुआ ना फोरम शॉपिंग के लिए, तो यस दिस इज समथिंग व्हिच इज नीड्स टू बी डिस्करेज्ड। तीसरा फैक्टर अगर देख लीजिएगा इसमें एथिकल इशू है। एथिकल इशू क्या है? किसी को शायद से हो सकता है जब ये चलता होगा तो ऑफ कोर्स एक फेयर एडवांटेज उसको मिल सकता है, अनफेयर एडवांटेज जो क्या हो, राइट? या फिर लीगल सिस्टम को इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं दैट शायद इस प्रैक्टिस दैट इज फोरम शॉपिंग से मैनिपुलेट किया जा सकता हो, राइट? तो देखो अब ये पूरा इशू तो समझ गए, फोरम शॉपिंग क्या होता है समझ गए। अगर बाई चांस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया फोरम शॉपिंग क्या, यू कैन आंसर यस, यू कैन आंसर नाउ। बट और एक बहुत बड़ा हमारे यूजुअली मेंस में इशू चलते रहता है दैट हमारे पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा होता है हमारे जुडिशियल सिस्टम में। यस एब्सोल्युटली दिस इज द बिगेस्ट इशू। नाउ इस बिगेस्ट इशू में क्या हम फोरम शॉपिंग को एज अ फोर्डर पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं? एब्सोल्युटली आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? जैसे हम सिंपली वो नहीं बोल सकते दैट फोरम शॉपिंग करने के कारण भी कुछ ऐसे जुडिशियल सिस्टम, कुछ ऐसे कोर्ट्स है जहां पे बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं, राइट? तो उनके देखो अब क्या है ना, जुडिशरी हम तो ओवरऑल देखते हैं तो कितने नंबर ऑफ केसेस है, बट अलग अलग जुडिशरी में अलग अलग नंबर ऑफ केसेस तो स्टैक रहते हैं ना। तो फोरम शॉपिंग के कारण अगर कोई आपको कोई पर्टिकुलर कोर्ट ए में ही अगर ज्यादा से ज्यादा केस आता रहे, बट वहां पे भी कितने जज है? 2 ही जज या फिर 3 ही जज है, तो कितना ही लोग हैंडल कर लेंगे भाई? ठीक है, तो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट इशू दैट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, राइट? सो आई होप दैट दिस वेरी इशू इज वेरी मच क्लियर, दिमाग में फिट। चलो आगे बढ़ते हैं। Next we will talk about NEVA, that is National E-Vidhan Application। क्यों न्यूज में था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया था एक 2 डे का नेशनल वर्कशॉप ऑन नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन। ठीक है, एंड कहां पर? न्यू दिल्ली में। सो यस ये क्या है? यह एक वर्क फ्लो सिस्टम है जिसको डिप्लॉय किया गया है बाई एनआईसी का अपना क्लाउड हमारा बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं मेघराज, राइट? इसका मेन काम क्या है? टू डेजिग्नेट टू फैसिलिटेट द स्मूथ प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली हाउस। तो सवाल करते हैं इससे फायदा क्या होता है? या इससे हेल्प होता है, एफिशिएंट हैंडलिंग आप कर सकते हो। कोई भी लेजिस्लेटिव बिजनेसेस जो होती है, लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस जो चलती है, सब कुछ बिल्कुल ई दैट इज
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगी, राइट? सो यस, इट एम्स टू एलिमिनेट द नीड ऑफ फिजिकल नोटिस या फिर फिजिकल डेटा कलेक्शन रिक्वेस्ट। बहुत समय होता है ना फिजिकली डेटा कलेक्शन, फिजिकल नोटिस या फिर फिजिकल डेटा कलेक्शन रिक्वेस्ट होता है। तो यही है बहुत दैट ये सब कुछ एलिमिनेट कर देगा और साथ ही साथ ब्रिंग करेगा ऑल द लेजिस्लेचर ऑनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म, देयर बाय क्रिएटिंग अ सेंट्रलाइज्ड डेटा रिपोजिटरी, राइट? तो सवाल होता है ई विधान, ई विधान भी है तो जब नेशनल ई विधान प्रोजेक्ट पढ़ लिए तो यस, ई विधान क्या है? ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हमारा, जो क्या इंप्लीमेंट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स, जिसका टेक्निकल सपोर्ट कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और एम तो सेम ही है, टू डिजिटाइज ऑल, टू ब्रिंग ऑल द लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म, देयरबाय क्रिएटिंग अ मैसिव डेटा रिपोजिटरी, राइट? याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, जी हाँ, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पर इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज जो है ये ऑर्गेनाइज कर रही है फॉर द सेकेंड टर्म, क्योंकि सेकेंड एडिशन है ये वर्ल्ड फूड। पहला एडिशन क्या इंट्रोड्यूस किया गया है? जी हाँ, किया गया था, राइट? तो सवाल होता है दैट ये कहां पर किया जाएगा? ये न्यू दिल्ली में किया जाएगा। कब से कब? फिर 3 से 5 नवंबर। अभी तो टाइम है, बट स्टिल हम लोग को जानना पड़ेगा ना दैट ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 है क्या। तो दी हाँ, ये एक इवेंट है जो क्या शोकेश करता है इंडिया का फूड कल्चर को, और साथ ही साथ ग्लोबल से जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको हमारे इंडियन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में लाने की कोशिश है ये। इसीलिए वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 को कंडक्ट किया जा रहा है। ये बेसिकली इसका सेकंड एडिशन है और वही चीज बोला, सवाल हो रहा है ये है क्या? ये एक प्लेटफॉर्म है, काइंड ऑफ एक इवेंट होगा तो एक प्लेटफॉर्म होगा। प्लेटफॉर्म में कौन होंगे? हमारे फूड मैन्युफैक्चरर्स, डिफरेंट ग्लोबल वैसे पर्संस जो क्या इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, वो लोग होंगे, राइट? तो यस, हु आर द स्टेक होल्डर्स? Manufacturers, producers, investors, policy makers, organizations from across the global food ecosystem जो है वो इस प्लेटफॉर्म में हमको देखने को मिलेंगे। और इसका पता है फोकस एरिया कौन कौन से रहने, किस किस एरियाज में हम इसको फोकस करने वाले हैं? देखो, इसमें पहली बात तो हमारा, देखो आपको पता है दैट मिलेट प्रोडक्शन में इंडिया कहां पर है, राइट? सो यस, क्या हम बोल सकते हैं दैट उस सेक्टर में जो है ऑफ कोर्स इट विल लेवरेज द मिलेट एज अ सुपर फूड? एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि आने वाले इन्वेस्टर्स को हम बता सकते हैं देखो हमारे इस सेक्टर में हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर, राइट? पोजिशनिंग ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर फूड प्रोसेसिंग, कैन वी डू दिस? यस, एब्सोल्युटली वी कैन डू दिस, है ना? अनलॉकिंग द ग्रोथ पोटेंशियल इन स्ट्रेटेजिक सेगमेंट्स, यस एब्सोल्युटली वी कैन। प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एब्सोल्युटली, इसे तो वही कर रहे हैं। और फाइनली वी कैन टेल दैट ये सब कर ले तो अनडाउटेडली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक स्टेबलाइज्ड सस्टेनेबल इकोसिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम अगर हो जाए ना, तब तो भैया दुनिया का जो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन है, यस, इट विल पास थ्रू इंडिया। जैसे बोलता नहीं है दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहां है? चाइना में बोला जाता है ना। तो वही हम लोग फ्यूचर में वी कैन क्लेम दैट यस, दुनिया का एब्सोल्युटली फूड मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो होगा इंडिया, राइट? तो सवाल होता है दैट ये जो हम लोग अभी कंडक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड फूड इंडिया, क्या ये पहले हुआ था? अगर हुआ था तो कितना एडिशन था वो? चलो डिस्कस करते हैं। देखो, इसका मैंने बोल रहा हूं, मैंने पहले ही आपको बोला दैट ये सेकंड एडिशन होने वाला है। तो इसका फर्स्ट एडिशन कब और कहां हुआ था? इसका फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो 2017 को इंडिया में हुआ था। एंड इंडिया अनडाउटेडली लीड्स द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, वेरियस फूड प्रोडक्ट्स, जैसे मिल्क ले लो, बनाना दुनिया में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, मैंगो, पपाया, गुआवा, जिंजर, ओकरा, बफलो मीट, है ना? और ये सब तो लीड कर रहा है, बट कुछ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जिसमें इंडिया रैंक सेकंड करता है, जैसे इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पोटैटोज, गार्लिक, कैश्यू नट्स। तो अब देखो सेकंड रैंक ना करता है भाई, स्टिल वी हैव द पोटेंशियल ना, है ना? तो वही तो बोला जाएगा दैट इस पोटेंशियल को एक्सट्रैक्शन करने की ही तो बात की जा रही है यहां पर। In fact, United Nations has declared 2023 as an International Year of Millet. सबको ही पता है, इस बार न्यूज एग्जाम में भी आ गया था, राइट? So yes, you should know all about all these things, right? Next, द हिंदू का ये न्यूज है, हम लोग बात करेंगे पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, PBR। क्यों न्यूज में था पहले तो वो देख लेते हैं। देखो, नेशनल कैंपेन फॉर अपडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पीपल बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, दैट इज PBR, इसको लॉन्च किया गया गोवा में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो सवाल आता है इसका एम क्या है भाई पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का? देखो, इसका एम यही है दैट
इंडिया का जो रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, उसको डॉक्यूमेंट और प्रिजर्व करना है। इसीलिए ये पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को लॉन्च किया गया है। तो ये क्या काम करेगी? ये सर्व करेगी एज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ अलग अलग जगह ऑफ इंडिया का लोकली अवेलेबल बायो रिसोर्सेस, जिसमें लैंडस्केप होंगे, राइट, और डेमोग्राफिक इन पर्टिकुलर विलेजेस, मतलब सब चीज को इंक्लूड करके ही उसके बेसिस पे देखा जाएगा दैट अलग अलग रीजन में कैसा रिच बायोडाइवर्सिटी हमारा देश में एग्जिस्ट कर रहा है। It is prepared by Biodiversity Management Committee under the Biodiversity Act of 2002। किसके साथ कंसल्ट करके? लोकल कम्युनिटीज के साथ कंसल्ट करके, राइट। तो ध्यान से देखना, ये जो मेन चीज जो हम लोगों ने देखा वो क्या है, बोल रहा है इसको किसके द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी। तो सवाल होता है ये बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमिटी है तो है क्या? देखो ये जो है ना, ये है कौन? ये कुछ नहीं, ये लोकल बॉडीज ही है ना, जिसको क्रिएट किया गया अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 विथ द मैंडेट टू इंश्योर द कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी। मतलब इसको हमारे जो देश में बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 है ना, उसी के अंडर इसको फॉर्म किया गया और इसका काम ही है दैट हमारे देश में अलग अलग जगह में जो बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है उसको कंजर्व करना, पहली बात, उसको सस्टेनेबली यूटिलाइज करना, उसका इक्विटेबल शेयरिंग करना। अगर उसका सोचो कोई बेनिफिट है ना, तो पूरा हमारे समाज के साथ इक्विटेबल शेयरिंग करना, ये दायित्व तो हमारा बनता है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी का, राइट, जिसको गठन किसके द्वारा अंडर किया गया? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इनफैक्ट और भी अगर कुछ डेटा, स्पेसिफिक डेटा आपको अगर मैं बताऊं तो विच डेटा आर ट्रस्ट मी वेरी मच इंपॉर्टेंट, लाइक कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता अगर देख लीजिएगा, हमारा देश का पहला ऐसा मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसने ये डिटेल्ड पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को निकाला था, राइट, पहला ऐसा सिटी है। ओके, प्रीवियसली अगर देख लीजिएगा ना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट ने भी फ्लैग किया था वेस्ट बंगाल एज अ कैपिटल ऑफ लीस्ट ग्रीनरी अमंग ऑल द मेट्रो सिटीज। जितने भी सिटीज, मेट्रो सिटीज क्यों ना ले लो, वेस्ट बंगाल जो है लीस्ट ग्रीनरी सिटीज है, राइट। तो ये सब चीजें जो हम लोग यहां पर डिस्कस किया, राइट। सो गाइस, अच्छा, sorry guys, this we are already discussed in yesterday's class, so I'm skipping this. Anyways, let's come to this very aspect. कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क न्यूज में था, राइट। क्यों न्यूज में था? क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी के द्वारा जो सेलिब्रेट किया गया था मई 22 में, उसमें हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज अ रिमाइंडर ऑफ द प्रॉमिस मेड ड्यूरिंग द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क है क्या? देखो, ये एक नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। नॉन बाइंडिंग मतलब दुनिया को ये मानना नहीं है, मतलब एक जस्ट जैसे होगा ना, जैसे इंडिपेंडेंट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC, हर देश को बोला गया दैट आप अपना INDC दीजिए, राइट, बट ये एकदम मैंडेटरी नहीं है दैट आपको मानना ही पड़ेगा इसके गोल्स को, राइट। तो वो होता है नॉन बाइंडिंग। मतलब ये भी जो है ना, ये भी एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट ही है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ना, जिसका काम क्या है, जो क्या कॉल कर रही है फॉर द अर्जेंट एंड इंटीग्रेटेड एक्शन। बहुत अर्जेंट एक्शन लेना पड़ेगा और इंटीग्रेटेड एक्शन लेना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी कंसिडरेशंस को मद्देनजर देखते हुए, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के हर सेक्टर में अगर देख लीजिएगा, जी हाँ, बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल तो अदा करता है। तो हमारा काम क्या होगा? हमारा काम होना चाहिए दैट इसको जो है हमें मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, राइट। तो इसीलिए फ्रेमवर्क में जो 4 गोल्स है और 23 टारगेट्स है बाय 2023, जिसमें ये 4 गोल्स के पहले अगर बात करें तो वो 4 गोल्स क्या है? कंजर्व एंड रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी, पहला। इंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दूसरा। तीसरा, शेयर बेनिफिट्स फेयरली एंड इक्विटेबली, मतलब जो भी उसके बेनिफिट्स है उसको सबके साथ शेयर कीजिए, तीसरा। और चौथा है इनेबल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। नाउ इसको याद, देखो कभी भी बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट्स आएंगे ना, ये वाले पॉइंट्स को जरूर से याद रखना। Even if you are not recalling this framework, Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, right? But still एक चीज जरूर याद रखिए दैट कभी भी बायोडाइवर्सिटी को हमें किस टाइप से टैकल करना चाहिए, जैसे वे फॉरवर्ड वाले पॉइंट्स होता है ना, उसमें ये चारों के चारों पॉइंट सीधा घुसा सकते हो। कैसे घुसाओगे? आपको याद क्या करना पड़ेगा? कंजर्व एंड रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी, मतलब एक तो जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे देश का उसको कंजर्व करना है और जो खत्म हो चुका है उसको रिस्टोर करना है। पहला बात दिमाग में फिट करो, ठीक है। मैं आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूं, आपको कैसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं सीधा बोल दिया ना कंजर्व रिस्टोर,
कहां से याद रहेगा आपका? नहीं याद रहेगा ना। तो मैं एक पैटर्न बतला रहा हूं, उस पैटर्न को फॉलो करना। कंजर्व एंड रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी, मतलब हमारे देश दुनिया में जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको एक तो कंजर्व करना पड़ेगा, जो बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी खत्म हो रही है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो। अच्छा, दूसरा सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो भी बायोडाइवर्सिटी है यूटिलाइज तो करोगे ना, बट यू शुड मेक श्योर दैट वो हम लोग यूटिलाइजेशन सस्टेनेबल वे में करें। पहला क्या था, एक तो कंजर्व करना है और जो खत्म हो चुका है उसको रिस्टोर करना है, राइट। दूसरा क्या है, दूसरा वाला है दैट हमको ये सस्टेनेबली यूज करना है, मतलब बायोडाइवर्सिटी है यार, पेड़ पौधे तो है, पंछियां नदियां हैं, वो भी तो पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, उसको भी यूटिलाइज करना है बट सस्टेनेबली, राइट। कंजर्व रिस्टोर पहला, दूसरा सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, तीसरा शेयर द बेनिफिट्स। मतलब सोचो कोई बायोडाइवर्सिटी से हमको कोई मेडिसिन निकल गया, एक सोचो पेड़ पौधा उसका मेडिसिन निकल गया, राइट। तो ऐसा नहीं दैट हाँ सिर्फ हम ही मेडिसिन को बनाए देश, नहीं, पूरा दुनिया के साथ हमको उसको शेयर करना पड़ेगा। देखो भाई, ढिंडोरा पीटना पड़ेगा दैट हाँ हमारे देश ने इस चीज को प्रोड्यूस किया या फिर फाइंड आउट किया है, एंड यू शुड आल्सो टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट। वो भी चीज, एंड इनेबल द ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, है ना, मतलब दैट इसमें अगर कोई भी चेंजेस आए तो यस वी शुड मेक श्योर दैट उसको इनेबल करना पड़ेगा हमको। गवर्नमेंट मस्ट आल्सो कोऑपरेट, एवरी स्टेक होल्डर्स हु आर एसोसिएटेड दे मस्ट आल्सो कोऑपरेट, राइट। तो ये चीज, चारों चीज आपको समझ में जाना चाहिए। पहला बात क्या बोला मैंने, कंजर्व और रिस्टोर। दूसरा बात क्या बोलना पड़ा हमको, यूटिलाइज जो करेंगे उसको सस्टेनेबली यूटिलाइज करेंगे। तीसरा बात हमने क्या बोला, दैट जो भी उसका फायदा होना वो हम लोग पूरा दुनिया के साथ शेयर करेंगे, मतलब शेयरिंग द बेनिफिट्स फेयरली एंड इक्विटेबली, राइट। फेयरली मतलब सो फॉर एग्जांपल मैंने उसको डिस्कवर किया, राइट, तो मेरे को थोड़ा ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ना भाई, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। इसी को कहते हैं फेयरली, और इक्विटेबली मतलब पूरा दुनिया को फायदा मिले। ऐसा नहीं दैट हाँ कोवैक्सीन अगर किसी ने बना लिया तो इंडिया को अगर बेचेगा तो ज्यादा दाम में बेचेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। बना लिया भाई, एक लार्जर ग्लोबल गुड है यार ये सब, तो है ना। तो एंड लास्ट इज इनेबल द ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, राइट। क्या सही है, समझ गए? तो आज जो जो डिस्कस करें, अगर मैं जिस्ट में ले फ्रेम करूं, तो कैन यू रिकॉल दिस थिंग्स? मैं जस्ट एक जिस्ट में आपको बता दे रहा हूं, राइट। हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, फोरम शॉपिंग के बारे में। फोरम शॉपिंग क्या होता है, दैट उसमें जो लिटिगेंट और जो हमारा लॉयर है वो अपना पर्टिकुलर लॉयर या फिर कोर्ट चूज कर सकता है, राइट। वही था, राइट। उसके वेरियस इश्यूज देख लिए हम लोगों ने। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन भी हम लोगों ने देख लिया, जिसका मेन क्या काम है, द फैसिलिटेट करना स्मूथ प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। और इसके लिए जो सारे डेटा कहां पे रखा जाएगा, मेघराज, जो क्या एनआईसी का अपना क्लाउड बना हुआ है, राइट, है ना। ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है ई विधान, उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंडर है, राइट। जिसका टेक्निकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, मीटी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सब तो हम लोगों ने देख लिया। चलो नेक्स्ट हम लोगों ने बात क्या वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के बारे में। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 क्या है, एक फोरम है जिसका सेकंड एडिशन इंडिया में होने वाला है, राइट। कब होने वाला है, अराउंड सितंबर या नवंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या यस हाँ नवंबर 3rd से 5th नवंबर को, राइट। सो ये क्या शोकेस करेगा, इंडिया का फूड कल्चर। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा सिर्फ इंडिया के फूड प्रोड्यूसर्स ही नहीं, दुनिया के जो इन्वेस्टर्स है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, वो आके इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि इंडिया का अगर मिलेट प्रोडक्शन देख लीजिएगा बहुत ज्यादा है, वही तो हम लोगों ने देख लिया। हम लोग मिलेट को एज अ सुपर फूड प्रोजेक्ट करेंगे दुनिया में, क्योंकि मिलेट का अगर फूड पोटेंशियल भी देख लीजिएगा, उसका अगर न्यूट्रिएंट पोटेंशियल देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, राइट। उस चीज को फोकस किया जाएगा, इंडिया को पोजीशन किया जाएगा एज अ ग्लोबल हब फॉर फूड मैन्युफैक्चरिंग। जो भी हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे उसको एज अ सस्टेनेबल मैनर में हम इंश्योर करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, अनलॉक करेंगे ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द स्ट्रेटेजिक सेगमेंट, जिससे हमारा ओवरऑल ये एक इफिशिएंट इकोसिस्टम प्रोड्यूस किया जा सके। ऐसा इकोसिस्टम मैंने बोला, आपको एग्जांपल लेकर मैंने बोला था, याद रखना, दैट चाइना जैसे दुनिया का ग्लोबल हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है ना, वैसे हमारा इंडिया का भी शौक है दैट इंडिया को भी फ्यूचर में ग्लोबल हब फॉर फूड प्रोडक्शन बोला जा सके, राइट, जिससे दुनिया इंडिया के ऊपर भरोसा करे, राइट। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जो कि लॉन्च किया गया इन गोवा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसका मेन एम क्या था, टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना। तो यही है, इसको प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता था, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के बारे में अगर बात करेगा, इसको गठन किया गया था बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2022 के अंडर, 2002, जिसका मैंडेट है टू इंश्योर दैट कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन और बायोडाइवर्सिटी से जो भी बेनिफिट्स मिले उसको इक्विटेबली शेयर करना।
तीसरा है, नेक्स्ट इज कोलकाता। अगर देख लीजिएगा, पहला मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया में जिसने डिटेल्ड पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाया है। और यही सब बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में, राइट। ये एक नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो क्या क्या कॉल करता है, इट कॉल्स फॉर अर्जेंट इंटीग्रेटेड एक्शन, जिससे बायोडायवर्सिटी कंसिडरेशंस को हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में इंक्लूड किया जा सके। और उसके हम लोग 4 पिलर्स भी डिस्कस किए। 4 पिलर्स में मेन क्या था, याद करो तो फिर से। एक तो कंजर्व करना है, रिस्टोर करना है, राइट। दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला जो भी यूटिलाइजेशन बायोडायवर्सिटी उसको सस्टेनेबली यूटिलाइज करना है। तीसरा वाला क्या था, उससे जितना फायदा मिल रहा है वो पूरे दुनिया में शेयर करना है फेयरली एंड इक्विटेबली। और चौथा वाला इनेबल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हमको इंश्योर करना है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। आशा करता हूं दैट ये जो प्रोसेस है दैट पूरा डिस्कशन हो गया, उसके बाद एक रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। क्या ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वी विल कंटिन्यू दिस अगेन एंड अगेन डेली, जिससे कि आपका भी एक रिवीजन बन सके, right? Anyways guys, this was all about the discussion for today's class. We will be meeting with you in the very next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to all of you. Thank you very much.